कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बीपीएससी में या किसी भी मेंस में, किसी भी एग्जाम्स के मेंस में अच्छा उत्तर, एक इफेक्टिव आंसर कैसे लिखा जाए, ठीक है, ताकि खूब मार्क्स आए, अच्छा मार्क्स आए। जनरली मेंस में कम मार्क्स का शिकार आप लोग जनरली हो जाते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आता है। आपको लगता है कि मार्क्स आना चाहिए था, हमने लिखा है लेकिन अच्छा मार्क्स नहीं आया है। यह एक सामान्य सी समस्याएं, खासकर अगर बीपीएससी के संदर्भ में अगर बात करें तो पेपर 2 में, यानी जहां भी डायनेमिक वाला पार्ट होता है, डायनेमिक वाला पार्ट, या आप देखेंगे कि किसी भी ऑप्शनल के सेकंड पेपर में या सेकंड पार्ट में जहां पर अप्लाइड या डायनेमिक वाली चीज़ें ज़्यादा होती है, वहां पर मार्क्स कम आता है, ठीक है। जबकि वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि वो डायनेमिक होता है, डे टू डे की चीज़ों को उसमें लिखना होता है। तो हम देखेंगे क्या कारण है, हाउ टू राइट इफेक्टिव आंसर, ठीक है। अच्छा मार्क्स कैसे आए, अच्छा मार्क्स मेंस में कैसे आवे, अच्छा अंक खूब भर भर के अच्छा अंक कैसे आवे। ठीक है, कैसे आएगा अच्छा अंक। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं कि सबसे मूलभूत चीज़ें क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इफेक्टिव आंसर के लिए एक इफेक्टिव आंसर में क्या क्या होनी चाहिए। आंसर राइटिंग डन। इफेक्टिव आंसर राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट का लेवल आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कंटेंट्स लेवल शुड बी वेरी गुड, ठीक है। दूसरा प्रेजेंटेशन, मैं आता हूँ एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा और कैसे आप अपने आंसर में इन चीज़ों की कमी कर देते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ योर कंटेंट्स, जो अपने कंटेंट्स डाला है उसका प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तीसरा है इसका सीक्वेंस, हालांकि आपको लग रहा होगा कि बातें कॉमन प्रेजेंटेशन और सीक्वेंस, लेकिन ऐसा नहीं है। आता हूं उस पर भी। चौथी बातें हैं कि आपकी जो आंसर होनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वह है 360 डिग्री। मैं आता हूँ इस पर डिटेल में। 360 डिग्री और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले इसको मैं थोड़ा सा डील कर लेता हूँ। कंटेंट्स क्या है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स एंड फिगर है, किसी भी चीज़ के संदर्भ में जो आपकी समझ है, वह आपके लिए रॉ मटेरियल है, कंटेंट्स है, और उसे आपको लिखना है। नॉलेज इन्फॉर्मेशन जरूरी है, बिना कंटेंट्स का अच्छा उत्तर नहीं हम लिख सकते हैं। इस संदर्भ में मैं एक छोटा सा वाकया आप लोगों को बताता हूँ प्रायः, आप लोग भी जानिए क्या है। जैसे पानीपत का युद्ध पर प्रश्न आ गया, तो एक स्टूडेंट से जिसको पानीपत के युद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वह लिखता है कि पानीपत का युद्ध दो सेनाओं के बीच में लड़ा गया। दोनों सेनाओं के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध हुआ, दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा तलवारबाजी, खून खराबा हुआ, बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए और अंत में एक सेना हारती है, एक दूसरी सेना जीतती है, सत्ता पर काबिज होती है। इस आंसर में कुछ भी गलत नहीं लिखा गया है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ भी सही भी नहीं है।
क्यों? आपने फैक्ट्स एंड फिगर कुछ भी नहीं डाला। कंटेंट के नाम पर लगभग जीरो है, केवल बात बनाया हुआ है। और बहुत सारे अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं, खासकर आपका जो एग्जाम का जो अंतिम क्वेश्चंस होता है उसमें कुछ ऐसा ही बात आप बनाते हैं, बस 2-3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन कुछ भी आपको याद आ जाता है और आप शब्दों से खेल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलेगा, तो कंटेंट्स तो आपका काफ़ी पुख्ता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कंटेंट जो है, कंटेंट के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि उस कंटेंट्स को आप एज इट इज मत लिखिए, ठीक है। ये कंटेंट्स को एज इट इज मत लिखिए, उसका प्रेजेंटेशन बेहतर होनी चाहिए। जो कंटेंट्स आपके पास है उसको एज ए रॉ मटेरियल ग्रुप में आप केवल लीजिए। जो आपने बुक में पढ़ा है, जो आपको टीचर ने लिखाया है, डिक्टेशन ही सही 1 लाइन बाय 1, वो आपको लिमिट कर देता है। तो आप एज इट इज याद करके जाते हैं और वही चीज़ें कोशिश करते हैं लिख करके आ जाने का। हर एक क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस में तो चल जाता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में चीज़ें जहाँ पर डायनेमिक होती है, ट्विस्टेड होता है, क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशन होता है, वहाँ पर आप चुनौती मत दीजिए कि तुमको जो पूछना है पूछ लो, हम वही लिखेंगे जो हम जानते हैं या फिर जो हमने बुक में पढ़ा है, जो हमें नोट्स में पढ़ा है, जो हमें पढ़ाया गया है। नहीं, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो कंटेंट है उस पर, उसको रॉ मटेरियल के रूप में ही केवल आप लीजिए और वहाँ पर ऑन द स्पॉट उसी तत्क्षण आपको उसे प्रोसेस करना होगा कि उसको कैसे रखा जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए, उसको किस एंगल से, किस एक्सिस से, किस डायमेंशन से रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चंस अगर हम ले करके बताएं तो ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन थोड़ी सी टाइम की कमी के कारण मैं क्वेश्चंस, अच्छा चलिए मैं हल्का सा चर्चा कर देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चंस आ जाता है, संथाल विद्रोह पर आ जाता है। संथाल विद्रोह की प्रकृति को स्पष्ट करें, नेचर्स ऑफ द संथाल मूवमेंट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। संथाल विद्रोह की प्रकृति और परिणाम को स्पष्ट करें, ठीक है। आप संथाल विद्रोह को पूरा पढ़ करके गए हैं कि संथाल विद्रोह का क्या कारण था, उसमें क्या क्या हुई, सिद्धू कान्हू चांद भैरव 4 भाई थे, क्या क्या किए, कैसे सेना का गठन किया, कैसे डीह पर लोग जमा हुए, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कैसे वहाँ पर लोगों की गोलबंदी हुई, कैसे एक फेस टू फेस एक ब्रिटिश सत्ता के साथ मुठभेड़ होता है। वो सारी चीज़ें जो भी है आप लिखते हैं, वह आपका रॉ मटेरियल है, कंटेंट है। लेकिन क्वेश्चंस की डिमांड क्या है कि नेचर्स को बताना है। आप पढ़ के गए कुछ और क्वेश्चंस उस पर आया तो, लेकिन एक अलग एंगल से आ गया, नेचर्स पूछ रहा है, तो नेचर्स में कोशिश कीजिए कि नेचर्स किसे कहते हैं, तो नेचर्स में उसका क्या प्रकृति क्या था, क्या स्वभाव था उस आंदोलन का, उस पर आप लिखने का, सोचने का थोड़ा सा जोड़ आप देंगे तो देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें ब्रेनस्टॉर्मिंग से चीज़ें निकल के आ जाएगी। जैसे वह एक जनजातीय आंदोलन था, एक जनजाति विशेष के द्वारा किया गया है, वह एक प्रजातीय आंदोलन था, नृजातीय आंदोलन था, मतलब एक विशेष नृजातीय समूह के द्वारा किया गया है, उसमें दूसरे का हेल्प नहीं लिया गया है, दूसरों के विरुद्ध उसमें किया गया है, इवन कि पूरे आदिवासी समाज भी उसमें सम्मिलित नहीं थे। दीकुओं को बाहर रखा गया, इवन कि दीकुओं के विरुद्ध, अब इतनी बड़ी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आप आंदोलन करेंगे और दीकुओं का सपोर्ट नहीं लेंगे, साहूकार महाजन है, जमींदार है, वो भी ब्रिटिश सत्ता से कहीं न कहीं संतुष्ट हैं, तो उनका आप नहीं ले रहे हैं। तो डिटेल में खैर मैं नहीं जाऊंगा। तो यह आदिवासी आंदोलन था, यह धार्मिक आंदोलन था, हिंसक आंदोलन था, यह प्रोग्रेसिव नहीं रिग्रेसिव आंदोलन था, पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था, ये सब उसकी प्रकृति। अब इस प्रकृति को लिखने के क्रम में जो आपने जो घटनाक्रम पढ़ा है उसको आप डालते जाइए। अब हिंसा का आंदोलन है तो उसमें आप डालिए कि कैसे हिंसा की चीजें वहां पर हुई है। एक
शोषण से उभरा आंदोलन, ठीक है। तो शोषण एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन कर सकते हैं। एक जो शोषण हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उनका, उससे उभरा हुआ आंदोलन है शोषण जन्य आंदोलन, शोषण के प्रतिक्रिया में किया गया आंदोलन है। तो इसमें आप कारण को दिखाइए, जो आपने कारण को पढ़ा है, संथाल विद्रोह का क्या कारण था, तो उसके आर्थिक कारण महत्वपूर्ण था, उसकी राजस्व व्यवस्था, जो जमीनों का राजस्व जो व्यवस्था थी, वह एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में है। फिर सामाजिक, सांस्कृतिक, तात्कालिक, बहुत सारे प्रशासनिक, राजनीतिक कारण है। तो आप इनको, इस शोषण को आप कहाँ दिखाएंगे? उसके उस वाले पार्ट में। यह प्रतिक्रियावादी आंदोलन था, एक प्रतिक्रिया में की गई थी, रिएक्शन में किया गया था। तो आप उस घटना को आप दिखा तो रहे हैं, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग पॉइंट के हिसाब से दिखा रहे हैं, न कि एज इट इज आप जाग गए और लिख डाले जो आपने पढ़ा है। तो थोड़ा सा एंगल बदलना होगा। चीज़ें आप लिख रहे हैं वही मोर एंड लेस, लेकिन किसी खास एंगल से, कि धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में धार्मिक वाली बातें करेंगे। हिंसक के विरुद्ध में जो उन्होंने हिंसा किया, बड़े पैमाने पर जो मुठभेड़ हुई, वीरतापूर्ण ढंग से साहस युद्ध लड़ा गया, वो आप दिखाइए, है ना। तो उस एंगल से आपको लिखना है, यानी रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड करके आवश्यकता अनुसार चीज़ों को प्रेजेंट करना है, तब एक्यूरेसी के साथ आप लिख पाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है, अरे उतना मेहनत कौन करने जाए, सीधे लिख देते हैं, उसको जो समझना होगा समझेगा, सब बात तो कहिए दिए, ये तो खिचड़ी हो जाएगा, सब कुछ झटके में फेंट दिया हो गया। ऐसे नहीं होगा। चावल, दाल, सब्जी खाना है, भुजिया खाना है, तो अलग अलग बनाना होगा ना। एक में डाल देने पर चावल, दाल, सब्जी, भुजिया हो जाएगा, मजा आएगा। सब्जी का भी मज़ा, दाल का भी मज़ा, चावल का भी मज़ा, भुजिया का भी मज़ा। अलग अलग आप बनाओगे तब तो फिर होगा ना, कि एक साथ प्रेशर में डाल देने पर होगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा। सेम चीज़ें यहाँ पर हैं। आप खिचड़ी बनाने का कोशिश मत कीजिए। तो प्रेजेंटेशन समझ रहे हैं? प्रेजेंटेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ को फ्लो चार्ट है, ग्राफ है, डायग्राम है, एक्सिस है के माध्यम से, हाँ, इसके माध्यम से कहाँ ट्रायंगल आपको दिखाना है, कहाँ ट्रायंगल चतुर्भुज है, हाँ, जहाँ पर 4 वेरिएबल्स हो आप वो दिखाइए। इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूँगा, ठीक है, कि ग्राफ, डायग्राम वगैरह कितने टाइप्स के हैं, हो सकते हैं, किस संदर्भ में आप कौन सा आप यूज करेंगे। ये ऐसे है, कभी आप पिरामिड का यूज करते हैं, जहाँ पर सोपान होता है, जहाँ पर एक कंटिन्यूटी होती है, नीचे से लेकर के ऊपर तक एक कंटिन्यूटी है, ठीक है, वहाँ पर ये यूज करते हैं। ये जहाँ पर 360 डिग्री वाली चीज़ें हैं, 3 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, उसमें आप ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की चीज़ों को आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंटेशन में ये भी चीज़ें हैं कि फ्लो चार्ट, ग्राफ, डायग्राम आदि चीज़ें को आप अच्छे ढंग से रखते हैं। चलिए, इसमें प्रेजेंटेशन में के अलावा मैं एक अलग से ही इसमें पॉइंट लिख देता हूँ। क्या? फ्लो चार्ट, ग्राफ, डायग्राम, ठीक है। ग्राफ एंड डायग्राम, जो भी हो एक विजुअल इफेक्ट है, एक विजुअल इफेक्ट मैं लिख देता हूँ, एक विजुअलाइजेशन, विजुअल इफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो वह प्रभावकारी होगा। केवल वो पढ़ेगा नहीं एग्जामिनर, उसे दिखाई भी पड़ेगा। आपका वहाँ पर प्रेजेंटेशन किस रूप में है? क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, वो देख भी रहा है। एक विजुअल इफेक्ट हमेशा से इफेक्टिव होता है। केवल सुनना और उसके साथ दिखाई भी पड़ना, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंटेशन का ही एक पार्ट है। सेकेंड्स हुआ कि चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में, ऐसा नहीं है कि बस याद आते गया और आप लिखते गए, याद आता गया लिखते गए, और बिल्कुल ही कॉपी में ये चीज़ें दिख जाती है, पता चल जाता है कि आपने याद आता गया है और आप लिखते गए हैं। वहाँ पर तारतम्यता नहीं होती है, चीज़ों में कंटिन्यूटी नहीं होता है, कौन पहले कौन बाद में, यह बिल्कुल ही घालमेल हो जाता है।
किसी भी चीज व्यक्ति के बारे में आप लिखेंगे तो सीक्वेंस में अगर लिखना होगा तो जन्म से उसकी शुरुआत करेंगे और मृत्यु तक जाएंगे, जीवन के अंतिम लक्ष्य तक, मुख्य उपलब्धि तक जाएंगे। तो वो एक सीक्वेंस वाली पार्ट है, शुरू से लेकर लास्ट तक। जैसे अच्छे नोवेल में जहां आप शुरुआत करते हैं और बिल्कुल ही लास्ट तक एक कंटिन्यूटी बनी होती है, एक ही चीज लगता है कि पढ़ रहे हैं, अलग अलग टुकड़ों में नहीं, फ्रेगमेंटेड नहीं। यही है सीक्वेंस। फ्रेगमेंटेशन नहीं, सेपरेशन नहीं, हर एक चीज एक अलग अलग बिखरा हुआ, टूटा हुआ है नहीं, तब तो फिर तो एक पीटी और ऑब्जेक्टिव में और डिस्क्रिप्टिव में क्या अंतर है? यही डिस्क्रिप्टिव में एक लय होता है, ताल होता है, सुर होता है, सीक्वेंस होता है। ये चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए। जैसे जैसे याद आता गया वैसे वैसे नहीं लिखना है, पहले उस पर विचार कर लेना है कि क्या क्या पॉइंट है। उसके लिए मैं तरीका बताऊंगा कि वो सीक्वेंस कैसे आएगा, इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। या हल्का सा चर्चा कर देता हूँ। मान लीजिए आप एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए, आंसर राइटिंग लिखने के, आंसर लिखने से पहले ही एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए कि इस आंसर में भूमिका में ए पॉइंट 8 पैराग्राफ हम लिखते हैं जनरली। 4 पेज में अगर लिखना है तो एक पेज में 2 पैराग्राफ 2 बार बदलिए। एक पेज में एक ही पैराग्राफ मत रखिए, 2 रखना है। बहुत छोटा भी नहीं रखना है, ठीक है, 2 आप रख सकते हैं, आराम से 2 रखना भी चाहिए। तो 8-10 पैराग्राफ में आपका आंसर हो। तो एक स्टार्टिंग भूमिका होगा, लास्ट का कंक्लूजन होगा, बीच का 6 या 8 आप डालिए। जिसका मेन जो बॉडी है, कंटेंट है, उसमें अगर टेल पार्ट है तो उसमें आपको ये देखना है कि कितना % मुख्य पार्ट को रखा जाए और कितना टेल पार्ट को डाला जाए। फिर दोनों में भी तारतम्यता होनी चाहिए। दोनों में मैं जिस प्रेजेंटेशन और सीक्वेंस की बातें कर रहा था, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग फैक्ट्स एंड फिगर, यानी मान लीजिए संथाल विद्रोह की अगर बातें करें तो संथाल विद्रोह का नेचर्स और कॉन्सिक्वेंसेस पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि नेचर्स अलग और कॉन्सिक्वेंसेस अलग। अब सोचिए जरा, दोनों को एक साथ डालने का क्या मतलब है? कुछ तो तालमेल होगा। नहीं, हमने क्या किया? हमने किया कि बस पहले नेचर्स को लिख डाला, फिर कॉन्सिक्वेंसेस को लिख डाला। नहीं, तब वो उतनी डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, एनालिटिकल नहीं होगा, उतना मजेदार नहीं होगा, उतनी विश्लेषणात्मक नहीं होगी, बहुत अच्छा आंसर नहीं होगा। अलग अलग, जैसे वहीं मैं उदाहरण देता हूँ खीर का। दूध और चावल को भात बना हुआ है घर में और दूध है, अब चीनी डाल दीजिए, तो अब तो क्या खीर बन पाएगा? एक साथ तीनों चीज़ डाल देने पर दूध भात में, बने हुए चावल में, भात में आप दूध डाल दीजिए, चीनी डाल देने से वो खीर नहीं बन जाता है। बनेगा? नहीं बनेगा। उसमें घुलना मिलना चाहिए, सब कुछ उस पर पकना चाहिए। चावल और दूध में एक लंबे समय तक एक अच्छे ढंग से मिला हुआ हो, सम्मिश्रित हो, पका हुआ होगा, तब जाकर के वह खीर वाली मजा आएगी। सेम चीजें यहाँ पर है कि अलग अलग नहीं, चीजों को समझिए। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आप लोगों को, हवा में नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे संथाल विद्रोह में है कि उस नेचर्स को और कॉन्सिक्वेंसेस को साथ में आप लिखिए, ठीक है, तब उसमें जाकर के तालमेल होगा। नेचर्स का जो पॉइंट है, उसी नेचर्स वाले पॉइंट में उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को दिखा दीजिए। मान लीजिए हिंसा का आंदोलन है, तो हिंसा का आंदोलन का पॉइंट आपने लिखा है एक पैराग्राफ में, तो उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाइए कि हिंसा का आंदोलन अगर होगा तो उसका परिणाम तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि उसका दमन कर दिया जाएगा, उसको सप्रेस कर दिया जाएगा। कोई भी सत्ता होगी, चाहे डेमोक्रेटिक हो या फिर जो भी हो, राजतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, कोई भी हो, उसको सप्रेस कर देगी, दमन कर देगी बहुत ही आसानी से, उसे बहाना मिल जाता है। गांधी जी ने क्यों हिंसक आंदोलन को नहीं चुना था? उन्हें पता था कि इतनी बड़ी बड़ी सत्ता के विरुद्ध आप हिंसा के माध्यम से, अस्त्र शस्त्र के माध्यम से, क्यों? इसमें उसकी महारथी हासिल है, विश्व की सबसे बड़ी सेना है, सबसे अच्छी नेवी है, नेवी शक्ति है, हम उसमें नहीं जीत सकते हैं, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आपको ये देखना होगा। तो हिंसक आंदोलन होगा तो परिणाम स्पष्ट है। रिलीजियस मूवमेंट होगा तो वो क्या है? एक रिलीजन विशेष
की चीज़ों को, या फिर उसमें लोग सम्मिलित होंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो गणेश पूजा, शिव पूजन वगैरह की शुरुआत हुई थी, तो एक मुस्लिम समुदाय उससे अलग हो गए थे। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। धार्मिक आंदोलन है तो धार्मिक आंदोलन होगा तो क्या होगा, मिथ्या चेतना पर भी आधारित होता है। अब मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम के समान है, कहा था। अब जैसे ही धर्म आएगा तो धर्म के आने से क्या होगा, मिथ्या चेतना पैदा होगी, फॉल्स कॉन्शसनेस पैदा होगी, और फॉल्स कॉन्शसनेस पैदा होगी तो क्या होगा, चीज़ों को सही ढंग से आप आकलित नहीं कर सकते हैं। चीज़ों को अगर सही ढंग से आकलित नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी हार सुनिश्चित है। अब उन्होंने कहा, सिद्धू कानू ने कहा कि ठाकुर जी ने हमें आदेश दिया है, स्वप्न में आदेश दिया है कि तुम ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ो। ब्रिटिश सेना की गोलियां जो है, ब्रिटिश गोलियां तुमको, अंग्रेजों की गोलियां तुम्हें कुछ नहीं कर सकती है। अब बताइए, वहाँ से गोली चलेगी, तोप चलेगा, तो ठाकुर जी आएंगे बचाने के लिए? हैं? गाजर मूली की तरह काटा जाएगा, और काटा गया। तो एक फॉल्स कॉन्शसनेस, लोगों को आप जोड़ तो सकते हैं इस नाम पर, धर्म के नाम पर, अभी भी जोड़ा जा रहा है, अभी भी तोड़ा जा रहा है। राजनीति में, भारतीय राजनीति में, वर्तमान राजनीति में आप देखेंगे ये प्रवृत्ति काफ़ी हावी है कि धर्म के आड़ में, राष्ट्रवाद के आड़ में लोगों को जोड़ तोड़ किया जाता है। तोड़ का भी अपना फायदा है और जोड़ का भी अपना फायदा है। कई बार तो जोड़ने से ज़्यादा फायदा तोड़ने में है। लोगों को डिवाइड एंड रूल यही है, और पूरी की पूरी सत्ता व्यवस्था, चाहे वह ब्रिटिश सत्ता हो या वर्तमान लोकतांत्रिक सत्ता हो, कहीं न कहीं उसी जोड़ तोड़ पर, उसी जोड़ तोड़ का, डिवाइड एंड रूल का एक नया रूप है। खैर, हम लोग को उस पर नहीं जाना है। तो मैं कह रहा था कि धार्मिक आंदोलन है तो धार्मिक आंदोलन होगा तो उसका अपना लिमिटेशन होगा, उसकी अपनी कॉन्सिक्वेंसेज होगी, मिथ्या चेतना पर आधारित होगी, और वो हार होगी ही होगी। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में भी देख लिया। तो कहने का मतलब है कि चीज़ों को अलग अलग ना दिखा करके एक तालमेल होनी चाहिए। तो प्रेजेंटेशन और सीक्वेंस में आपने देख लिया किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। 360 डिग्री क्या है? अच्छा, इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। 360 डिग्री क्या है? हमेशा कहा जाता है कि 360 डिग्री पर आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, 360 पर होना चाहिए। तो 360 डिग्री इसी ही कहते हैं ना, ये 360 डिग्री ये है। यहाँ से इस बिंदु विशेष से क्या हुआ, शुरुआत हमने किया और ऐसे, ये ऐसे आ गया, डन। ये 360 है। इस सर्किल के बदले कुछ और दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, तरबूज नहीं पपीता दिख रहा है। चलिए 360 डिग्री इसको मान लीजिए आप। तो जहाँ से आपने शुरुआत किया है, यानी यहाँ आपने भूमिका लिखा है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा है, वहीं पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर वहीं से आप इसको कंक्लूड भी करेंगे, कंक्लूड करेंगे। यानी क्या करना है आपको, आपको करना है कि भूमिका क्या होता है, वस्तुतः प्रस्तावना एक तरह से है। प्रीएम्बल्स हमारी संविधान की शुरुआत प्रीएम्बल से होती है। वो प्रीएम्बल्स क्या है, एक तरह से उद्देशिका है, उद्देश्य प्रस्ताव था। प्रस्ताव, हम एक प्रस्ताव रखते हैं, वहाँ से एक शुरुआत होती है और उसी प्रस्ताव के अनुरूप हम कार्यक्रम करते हैं, काम करते हैं। अंत में उस प्रस्ताव के अनुरूप हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो भूमिका आपकी प्रस्तावना के रूप में होनी चाहिए, ठीक है? भूमिका प्रस्तावना के रूप में होनी चाहिए। और जो चीज़ आप प्रस्तावित आपने किया, जो आपने कमिटमेंट किया, मैथ की थ्योरम की तरह क्या आपको सिद्ध करना है, और लास्ट में जो सिद्ध करना था उसको आप सिद्ध किया, आप सिद्ध करेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल आप देखेंगे कि जहाँ से शुरुआत किया था, जिस संकल्प के साथ आप चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े, उसको आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया। कंक्लूजन,
एक तारतम्यता 360 डिग्री, लगेगा कि एक ही सुर ताल में आप यहां से लेकर के यहां तक आप पहुंच गए। ठीक है, तो इधर से गेट खोल लो, इधर। तो इसमें क्या होनी चाहिए, भूमिका और कंक्लूजन। भूमिका और कंक्लूजन, साथ ही 360 डिग्री से महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या है कि सारी कंटेंट मटेरियल भी आ जाना चाहिए, यानी सारे डायमेंशंस आ जाने चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ आ जानी चाहिए, तब 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री यही हुआ ना, 180 और 180 360 डिग्री होगा, यानी डायमेंशंस पूरा होना चाहिए। सारे डायमेंशन, सारे आयाम को समेट दिया आपने, तो वो 360 डिग्री होगा। इस मतलब प्राय आंसर में इसकी एक मेजर कमियां रहती है। जो चीज़ें हम लिखते हैं वो 360 डिग्री पर नहीं होता है, बहुत सारे डायमेंशंस अनटच रह जाता है, आपके पास पॉइंट्स की कमी होती है, विषय वस्तु कंटेंट के लेवल पर लैकिंग होता है। तो क्या होता है कि बहुत अच्छा आंसर नहीं है, यानी पूर्णता में नहीं है। तो पूर्णता में नहीं है तो मार्क्स भी पूर्णता में नहीं होगा, सिंपल सी बातें हैं। तो 360 डिग्री को समझ रहे हैं। अब है कि ग्राफ और डायग्राम को हम लोग देख चुके हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि अपने आंसर को, अच्छा एक और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्वेश्चंस में जो पूछा जाएगा, वर्णन करें, विश्लेषण करें, विशेषता को बताएं, क्रिटिकली एनालाइज करें, समीक्षा करें, आलोचना करें, है ना, आपकी क्या राय है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं, एक तरह से क्वेश्चंस के टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं। उसमें जैसा चीज़ पूछा गया उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर लिखेंगे। इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूँगा, चूँकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वर्णन विश्लेषण, प्रकाश डालने में, समीक्षा करें, आलोचना करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसका आपको ख्याल रखना है, जो पूछा जाए वहीं आप लिखिए, न कम लिखना है न ज़्यादा लिखना है। इस बात को, इस फॉर्मूले को आप लोग गांठ बांध लीजिए। ठीक है, तभी एक अच्छा आंसर आ पाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब पूरे आंसर को आपको यह परखना है कि कैसे एक अच्छा आंसर हमारा है या नहीं है। इसके लिए क्या करना है, वो आंसर उसको एवेल्यूएट करना है, उसकी एवोल्यूशन करनी है, मतलब उसकी मूल्यांकन करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी मैं एक लिटमस टेस्ट दूंगा। वो लिटमस टेस्ट क्या है उसको हम लोग देखेंगे। पहले इस बात को ध्यान में रख लीजिए, इस सारी चीज़ें होगी तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा, अच्छा मार्क्स होगा, अच्छा आंसर आपने लिख लिया। फिर आपको टेस्ट लेना है स्वयं कि वो अच्छा उत्तर है या नहीं है, सटीक है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी लिटमस टेस्ट मैं दूंगा। एक और महत्वपूर्ण चीजें हैं राइटिंग। तो राइटिंग सबकी, मतलब सुंदर राइटिंग कह लें, सुंदर राइटिंग। तो सुंदर राइटिंग देखिए सबकी बस की बातें नहीं है, थोड़ा सा लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे। जिनकी राइटिंग सुंदर नहीं भी है, सुंदर लिखावट, उनकी लिखावट बहुत अच्छी तो नहीं हो जाएगी लेकिन अच्छी हो जाएगी। जनरली महिलाओं की लिखावट सुंदर होती है तो उनको अच्छा मार्क्स मेंस में मिलता है, और इंटरव्यू में तो अच्छा मार्क्स की और भी संभावना बढ़ जाती है। तो सुंदर लिखावट सुंदर होनी चाहिए, सुंदर के साथ साथ स्पष्ट हो। मान लीजिए सुंदर न भी हो लेकिन स्पष्ट हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, घिचपिच एकदम सटा करके नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्पष्ट, सुंदरता के साथ साथ स्पष्टता, सुंदर भी और स्पष्ट भी दोनों हो। मान लीजिए बहुत सुंदर नहीं है तो कम से कम स्पष्ट तो है, तो उससे भी चलेगा, वो भी अच्छा काम करेगा। तो इससे भी आपका क्या हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी कंटेंट्स को हमने देख लिया, प्रेजेंटेशन है, सेकंड है, 360 डिग्री है, ग्राफ डायग्राम्स वगैरह है, इन सब से अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे लिटमस टेस्ट का, तो लिटमस टेस्ट क्या है। ठीक है,
जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही रिपब्लिका ऐप को भी इंस्टॉल कर लेंगे। उस पर बीपीएससी मेंस के लिए क्रैश कोर्स वगैरह चल रहा है ऑनलाइन, साथ ही टेस्ट सीरीज वगैरह भी चल रहा है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, तो उसको आप कर लेंगे। और किसी भी ढंग की कोई आपकी ये होगी तो 7678599093